मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, अब हम लोग जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट्स है, रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो कि एक इलेक्टिव पेपर है आप लोगों का। आपके कॉलेज में ये चूज़ किया गया है होगा, तभी जो है आप इस वीडियोज़ पे जो है क्लिक किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल 3 में। तो देखो, मॉड्यूल 3 में आपको जो है सबसे पहले जानने कि इथिक्स क्या होता है। इथिक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड इथिक्स के में भी जो है आपको बताई है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेव कीनर के द्वारा अगर बात किया जाए इथिक्स, तो ये इथिक्स जो है एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें मोरली हम लोग जो है compete करते हैं कि भाई क्या सही है, या इकोनॉमिक वैल्यू में क्या सही है क्या गलत है, उसी को जो है बताया जाता है। कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया जाए तो ये एक तरीके का सिस्टम होता है, या एक कोड कह सकते हैं मॉरल स्टैंडर्ड्स का, जिसके अनुसार किसी भी पर्सन्स या ग्रुप या किसी प्रोफेशंस का उसका इथिक्स को जो है पता लगाते हैं कि वो किस तरीके का है। उसके एक्शंस, इंडिविजुअली एक्शंस क्या हैं, किसी से किस तरीके से व्यवहार कर रहा है उसके बारे में, है ना। उसका प्रोफेशनल लाइफ क्या कहता है, क्या उसको करना चाहिए, क्या उसके लिए सही है क्या गलत है, इन चीज़ों को जो है ध्यान रखना है रहता है। इथिक्स डील्स विद वेदर टू परफॉर्म सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्शंस, कई सारे एक्शन जो है किए जाते हैं, और नॉट इन अ लाइन विद व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल, सिर्फ क्या एक्सेप्टेबल है सोसाइटी के लिए एज ए होल। देयर इथिक्स इज प्रोसेस डिसाइडिंग as to what is good for human being and also for rational thinking aimed at establishing what value to hold and when to hold them। यानी यहाँ पे सिर्फ यही नहीं पता लगाना कि सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबल होगा, ये भी देखना कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा हो सकता है, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या अच्छा हो सकता है, कब वो चीज़ों को लागू करनी चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, उसका देखा जाता है। बात किया जाए आगे तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं एथिक्स के, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है उसमें। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जो इथिकल वैल्यूज़ होते हैं या इथिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो होता है पहला कि इथिकल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डायरेक्ट इट्स एम्प्लॉय टू रिस्पेक्ट द कोर वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय होंगे, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कोई ऑफिसर हो, हर किसी का अपना सेल्फ वैल्यू होता है, अपना खुद का जो है वैल्यू होता है, तो उसकी जो है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को एक दूसरे को अपने काम और अपने लोगों को जो है रिस्पेक्ट करना है। दूसरा कि दिस सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू मेक ट्रांसपेरेंसी इन इट्स ऑपरेशन at all the parties involved in performance management, respect each other need, value and preoccupations, जो भी हैं उन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्क किए जाते हैं, काम किए जाते हैं। ओके, उसके बाद है आपका एम्फेसाइज, जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं उनका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक इंडिविजुअल पर्सन का, डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर, एक्शन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन चीज़ों को जो है उनको क्या करना है, एक इंडिविजुअली एम्फेसाइज करना, लागू करना। साथ ही साथ जो सिस्टम्स है उसमें एक दूसरे एम्प्लॉय को प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट करना, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी का, ताकि किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम कंपनीज़ में या ऑर्गेनाइजेशन में देखने को ना मिले। इसके अलावा आपका जो है दिस सिक्स टू बिल्ड और चेंज कल्चर इन द स्टेट इन विच द विजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड इट्स कंज्यूमर, कस्टमर, सोसाइटी में। जैसे अगर कोई कंपनी में कोई काम कर रहा है और कोई बाहर से व्यक्ति आया एज ए कस्टमर के तौर पे, आप उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं, हर किसी को जो है आपको रिस्पेक्ट करना होगा। फेयर और इन्वायरमेंटली आपको जो है काम करने होंगे। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ किसी एम्प्लॉय को मिल रहे हैं तो आपको ज़बरदस्ती छीनना नहीं है या ज़बरदस्ती किसी और को नहीं दे देना है। अगर वो कैपेबल है उस चीज़ को करने योग्य तो उस चीज़ को वो करेगा। ओके, उसके बाद बात किया जाए इथिकल
इश्यूज और डायलेमा के, तो जो रसवर्थ कीडर है जो कि 1995 में बताते हैं कि एन इथिकल डायलेमा जो है ये नॉट अ चॉइस, ये कोई चॉइस नहीं है कि बिटवीन राइट और रॉन्ग के बीच में, बट अ चॉइस बिटवीन टू राइट्स, है ना। डायलेमा, इथिकल डायलेमा कब होता है? जब एक गलत और एक सही है तो वहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं कि हाँ भाई ये गलत है तो इसको एक्सेप्ट नहीं करना, जो सही है उसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन इथिकल डायलेमा कब आता है? जब दोनों ही सही है और उसमें से किसी एक सही को आपको चूज करना है, तो उस कंडीशन में डायलेमा जो है क्रिएट होते हैं या इथिकल इश्यूज डेवलप होते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन मेनी मैनेजर टॉक अबाउट इथिक्स बट डू नॉट रिकॉग्नाइज और एक्ट अपॉन इथिकल इश्यूज इन देयर डे टू डे मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो डे टू डे मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसमें जो इथिकल इश्यूज आते हैं उसके बारे में कोई भी मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बताता है। मोस्ट इथिकल क्वेश्चंस अराइज फ्रॉम पीपल रिलेशनशिप्स विद इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग होता है उसके अंदर जो पीपल का रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें ही इथिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, अराइज किए जाते हैं। ओके, बात किया जाए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, कमिटमेंट बेस्ड जो है हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशन का। दिस सिक्स टू अलाइन एम्प्लॉय एक्शन एंड बिहेवियर टुवर्ड्स द डिज़ायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो एम्प्लॉय होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन में एक विश्वास, एक वैल्यू, बिहेवियर और उसका एक्शंस जो है ऑर्गेनाइजेशंस के आउटकम्स के लिए, यानी जो उसका रिज़ल्ट आएगा उसके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है होता है। ओके, तो ये चीज़ें आई होप कि समझ में आया हो। यहाँ पे आपका जो है दिया गया है सम इथिकल इश्यूज और डायलेमा जो कि यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, वैल्यू कन्फ्लिक्ट, वर्कप्लेस पोटेंशियल, पॉलिटिक्स, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, टॉकिंग अननेसेसरी क्रेडिट, इलीगल एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस, मल्टीपल लॉयल्टीज़। ये जो है कुछ कॉमन आपके डायलेमाज हैं या इश्यूज हैं इथिकल। ठीक है, अब बात किया जाए परफॉर्मेंस अप्रेजल की, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें एम्प्लॉय के जो है असेस्ट की एम्प्लॉयमेंट का असेसमेंट लिए जाते हैं। एक तरीके से फीडबैक कह सकते हैं एम्प्लॉय का कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से उसमें और इम्प्रूवमेंट करवानी चाहिए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में आपको मॉड्यूल 2 में भी जो है पढ़ने थे। तो मॉड्यूल 2 में परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में ऑलरेडी मैंने जो है डिस्कस कर लिया है। तो इसके बारे में आपको आई होप कि मुझे नहीं लगता है कि दोबारा फिर से डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगा। दूसरा है वैल्यू कन्फ्लिक्ट। वैल्यू कन्फ्लिक्ट के बारे में बात किया जाए तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ऑन सेट ऑफ कोर वैल्यूज़, है ना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक वैल्यूज़ होता है और उसमें एम्प्लॉय का जो है ऑनर और प्रैक्टिसेस पे जो है डिपेंड करता है। इसलिए एम्प्लॉय के बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, कई बार वर्क जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पे भी पॉलिटिक्स जो है होते हैं। इसमें पॉलिटिक्स किस तरीके का होता है, मान लो कि अगर आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति है, उसी कंपनी में काम कर रहा है जिस कंपनी में आप हायर पोस्ट पे है, तो आपकी जान पहचान का जो व्यक्ति है उसको आप जो प्रमोशन दे देते हैं बिना कोई ज़्यादा चेक किए हुए परफॉर्मेंस। तो वही चीज़ें मैंने आपको बताया था डिसएडवांटेज परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि भाई बाइज्ड हो जाते हैं, मतलब इनकरेक्ट डिसीजन जो है मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे भी जो है पॉलिटिक्स होने लगते हैं। एम्प्लॉयमेंट का इंगेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट अगर टैलेंटेड रहेंगे तो वो अपना जो है इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर वो एम्प्लॉय इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो वो अपना इंटरेस्ट भी जो है उस काम को लेकर नहीं दिखाएंगे, और जब काम को लेकर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, इंगेजमेंट एम्प्लॉय का नहीं रहेगा, तो जो परफॉर्मेंस होगा कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अननेसेसरी टेकिंग क्रेडिट इन अ प्रैक्टिकल सेंस, देयर इज़ मेनी मैनेजर्स हु शो देयर एम्प्लॉय वर्क एज देयर ऑन एंड दे take unnecessary credit
ऑफ देयर एम्प्लॉय टू वर्क। कोई भी अगर एम्प्लॉय काम करता है तो अननेसेसरली उसका क्रेडिट कौन ले लेता है, जो मैनेजर्स होता है वो, कि भाई हम ये काम किए हैं या हम ही ये काम करवाए हैं, जो कि अननेसेसरी होता है। फिर इलीगल और अनइथिकल प्रैक्टिसेस, कई सारे वैसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि गलत होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी वो जो है काम किए जाते हैं, तो वो आपका ये आ जाता है, उसमें भी डायलेमा आपका आता है। फिर मल्टी लॉयल्टीज़ जो है एक इथिकल वैल्यूज़ होते हैं, लेकिन मेनी पीपल फील एन ऑब्लिगेशन टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ अ स्पेशल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, है ना, ग्रुप्स या फ्रेंड्स का जो इंटरेस्ट होता है उसको ऑब्लिगेट करते हैं। हाउएवर जो प्राइमरी लॉयल्टी होती है वो होती है कोड ऑफ एथिक्स और पब्लिक गुड, एंड दीज ऑब्लिगेशंस कैन बिकम अनइथिकल। और जब ऑब्लिगेशन इस तरीके का लगाया जाता है तो उसमें वो अनइथिकल जो है आपका हो जाता है। उसके बाद आता है डेवलपिंग कोड ऑफ एथिक्स। कई सारे कोड ऑफ एथिक्स जो है डेवलप किए गए यहाँ पे, जिसमें सबसे पहला आपका जो कोड ऑफ एथिक्स में डेवलप किए गए वो है आपका इथिकल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि यहाँ पे दिया गया है HR रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स, इथिकल लीडरशिप्स, फेयरनेस एंड जस्टिस, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। ये जो है डेवलप किए जाते हैं कोड ऑफ एथिक्स। ये गाइडेंस भी यहाँ पे जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। HR रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो HR प्रोफेशनल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी में जो भी डेवलपिंग फंक्शंस हो उसमें वैल्यू ऐड करने को लेकर। जो HR होते हैं यानी ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है और इथिकल बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ ट्रेनिंग और डेवलपिंग, किसी भी एम्प्लॉय को अगर ज़रूरत है तो वो देना, मोरलिटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी के साथ स्टेक होल्डर्स के साथ जो है एक बेहतर रिलेशनशिप बनाना, सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, सोसाइटी के साथ, इन सभी के साथ। डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात किया जाए तो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल जो होते हैं वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को जो है एक सेट करते हैं एथिक्स को, और उसके बेसिस पे वो अपना काम करते हैं। इथिकल लीडरशिप, कई सारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एक लीडर बनाना ज़रूरी है ताकि वो सारे काम को क्या कर सके, चेक कर सके, देख सके कि वो काम जो है सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फेयरनेस एंड जस्टिस, जो भी एम्प्लॉय को अगर कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, तो उसको जो है फेयरनेस के साथ उसको जो है उसका रिज़ल्ट उसको मिलना चाहिए। जो भी उसकी चीज़ें हैं, मान लो कि अगर कोई अच्छा काम करता है उसको प्रमोशन दिया जाता है तो प्रमोशन उसको देना ज़रूरी है ताकि एक प्रॉपर जस्टिस और फेयरनेस हो सके। जो भी अगर मान लो कि दो स्टेक होल्डर या एम्प्लॉय के बीच में अगर लड़ाई होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए जो है एक मैनेजमेंट होना चाहिए। ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन जो है आपका ये है। कई बार जो है ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल जो होते हैं क्या होते हैं कि आपके जो भी ट्रूथफुली कम्युनिकेट करते हैं और परफॉर्मेंस फीडबैक के बेसिस पे एक रिज़ल्ट जो है लेते हैं, यानी एक डिसीज़न लेते हैं, तो वो कहलाता है ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स थे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो यहाँ पे आपको मुझे नहीं लगता है कि फिर से बताने की ज़रूरत है। वही चीज़ यहाँ पे जो है फिर से दिया गया है, आप इस चीज़ को जो है एक बार पढ़ लेना तो आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लो, मैंने मॉड्यूल 2 में जो है इसके बारे में ऑलरेडी एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़ आप एक बार जो है जाकर ज़रूर विज़िट करो, चेक करो, और इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अप्रेजल्स वगैरह के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियोज़ में हम लोग जो है यहाँ से डिस्कस करेंगे कि रेटिंग एरर इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में रेटिंग एरर क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जो है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसको लंबा खींचेंगे तो आप बीच में जो है आपका इंटरप्शंस हो जाएगा,
इसलिए आप इस वीडियोज़ को अब बंद कर दो, है ना। और आप जो परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला नहीं देखो, पिछले वीडियोज़ में ही मैंने बताया है मॉड्यूल 2 के परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में डिटेल मैंने आपको डिस्कस किया है। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप चैट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।